अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे जेल की दूसरी तरफ वाली दीवार के पीछे से रोशनी का गुबार फैलता नजर आया। यह ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। मैं तेजी से वहां से खिसे कर ज़रा दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया। ट्रक घरर घरर करता हुआ चला रहा था। अब उसकी रोशनियां साफ दिखाई दे रही थीं। मुझे किसी न किसी तरह हर हालत में इस ट्रक में छुपकर जेल के अंदर जाना था और फिर अंदर के तमाम हालात का जायजा लेकर किसी जगह से दीवार फांद कर या डिस्पोजल नाले के अंदर से होकर बाहर निकल आना था। मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता था और अगर मैं एक महीने भी गौर करता रहता तो मुझे इस हिकमत अमली को इख्तियार करना पड़ता, क्योंकि दूसरे किसी ज़रिए से मैं जेल में दाखिल नहीं हो सकता था। जेल के अंदर किसी भारतीय बाशिंदे को जाने की इजाज़त नहीं थी। ट्रक डिस्पोजल बुर्ज के पास आकर रुक गया। उसकी बत्तियां बुझ गईं। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि कहीं इस ट्रक पर एक से ज़्यादा आदमी तो सवार नहीं हैं। एक से ज़्यादा के सवार होने का इम्कान नहीं था, क्योंकि ये एक आदमी का ही काम था। यहाँ ऐसे ट्रक इस्तेमाल होते थे जिनका पिछला हिस्सा बटन दबाने से ऊपर उठकर ढलान की सूरत में टेढ़ा होकर सारे कूड़े करकट को डम में लट देता था और फिर सीधा हो जाता था। ये ट्रक ढके हुए होते थे, सिर्फ इनका पिछला हिस्सा ज़रूरत के वक्त उठा दिया जाता था। मुझे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई ना दी, सिर्फ ट्रक के एक भी हिस्से के ऊपर उठने की हल्की हल्की सी आवाज़ आई। मैं दरख्तों से निकलकर ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ रेंगने लगा। ये इस लिहाज से बड़ा ख़तरनाक और अहमकाना फ़ेल था क्योंकि यहाँ से वापसी का कोई ज़रिया मुझे बाजार नज़र नहीं आता था, लेकिन मेरे मिशन की तकमील इसी तरह होने वाली थी। मेरे लिए कोई दूसरा यहाँ मेरी मदद को नहीं आ सकता था, ना ही कोई करामत दिखा सकता था। मुझे अपनी जान पर खेलकर वतन पाक की एक औरत को वहाँ से निकाल कर बाहर लाना था। ट्रक मुझे साफ नजर आ रहा था। उसका ड्राइवर अंधेरे में साई की तरह उसके अकब में खड़ा उसके चैम्बर को टेढ़ा होते और चैम्बर को नीचे डम में गिरता देख रहा था। वो सिगरेट भी पी रहा था। अंधेरे में किसी वक्त उसके सिगरेट का सुर्ख नुक्ता दिख जाता था। मैं दम साधे ढलान की घास पर पेट के बल पड़ा रहा। जब ट्रक ने सारा कूड़ा करकट डम में उलट दिया तो ट्रक का चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता सीधा होकर नीचे को बैठने लगा। यहूदी ड्राइवर ने सिगरेट का कंच लगाकर उसे कूड़े करकट में फेंका और ट्रक की अगली सीट की तरफ चल दिया। मैं इसी लम्हे के इंतजार में था। जो ही वो नज़रों से उछल हुआ, मैं तेजी से उठा और ट्रक की तरफ झुका झुका तेज तेज चलता ट्रक के पीछे आकर उसकी दीवार से लटकती हुई जंजीर को पकड़ा और टांगें चलाकर ट्रक के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैं ट्रक के आईनी फर्श पर बैठ गया। अब ट्रक का दरवाज़ा ऊपर से नीचे आकर आधा बंद हो गया। मैं सांप की तरह रेंग कर ट्रक के कोने में दबे कर सिमट गया। ट्रक का इंजन स्टार्ट हो चुका था और अब वो पीछे को खिसक रहा था। एक खास जगह पर आकर ट्रक ने गियर बदला और फिर ज़रा सा मोड़ काट कर जिधर से आया था हिचकोले खाता उधर ही को चल पड़ा। मैंने जेब में से पिस्तौल निकाल कर अंधेरे में उसे गौर से देखा। उसे नेकर के साथ थोड़ा सा रगड़ कर वापस जेब में रख लिया। ट्रक जेल की दीवार की तरफ एक खास रफ्तार से जा रहा था। मुझे मालूम था कि यह जेल का अपना ट्रक है और इसकी चेकिंग नहीं होगी। कम अज़ कम मुझे यही खुशफहमी थी। ट्रक दीवार की दूसरी जाने वाले दरवाजे में से गुजर कर जेल के अंदर दाखिल हो गया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ट्रक कहाँ जाकर रुकेगा। वो पहले तो सीधा चलता रहा, फिर दाएं जानिब घूम गया और कुछ दूर तक चलते रहने के बाद उसकी रफ्तार हल्की हो गई। फिर ड्राइवर ने तेज़ी से उसे एक तरफ घुमाया और वो एक गैराज के अंदर दाखिल होकर रुक गया। पिस्तौल अब मेरे हाथ में था और मैं ट्रक के अंदर चैम्बर की दीवार के साथ घात लगाए बैठा था। अगर ड्राइवर मुझे देख लेता है तो उसकी किस्मत में मेरे पिस्तौल की गोली खाकर वहीं मर जाना लिखा था। लेकिन ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी। वो अपनी सीट पर नीचे से कूदा और कोई गाना गुनगुनाता खांसता हुआ गैराज से बाहर निकल गया। मैंने ट्रक के ऊपर उठे हुए आईनी तख्ते से सर निकाल कर उसे देखा। वो गैराज से निकलकर एक तरफ चला जा रहा था। यह जेल के अंदर का हिस्सा था। गैराज का कोई दरवाज़ा नहीं था। यह भी मेरी बड़ी खुशनसीबी थी। अगर दरवाज़ा होता और उसे ड्राइवर बाहर से ला करके चला जाता तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती थी। मैंने देखा कि गैराज एक पार्किंग बैरक की तरह था, जहाँ इर्द गिर्द दूसरी गाड़ियाँ भी खड़ी थीं। आगे एक छोटा सा बाग बना हुआ था। उसके सामने और बाएं जानिब जेल की दो मंजिला बैरकें थीं। बाग के शुमाल की जानिब एक रोश थी, जहाँ खंबे पर ट्यूबलाइट रोशन थी। उससे आगे फिर बैरकों का सिलसिला शुरू हो जाता। जिस दरवाजे में से ट्रक दाखिल हुआ था
वो दाएं जनेब एक दीवार की ओट में था और मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हैरानी की बात थी कि बैरकों के बाहर बरामदे में कहीं कहीं अस्पतालों की तरह की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी, मगर वहाँ कोई पहरेदार गश्त करता नजर नहीं आ रहा था। जो बैरक मेरी दाहिनी जानब थी, उस तरफ अंधेरा था। ये बैरक गैराबाद लगती थी। मैं ट्रक में से नीचे कूदा और फिर गैराज की दूसरी गाड़ियों के सामने से झुककर गुजरते हुए अंधेरी बैरक पार करके बरामदे में आ गया। बैरक के बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। जहाँ इस बैरक का बरामदा ख़त्म होता था, वहाँ दीवार की ओर नहीं पहुँच रही थी। थोड़े थोड़े फासले पर यहाँ कोठरियाँ बनी थीं जिनके दरवाजे बंद थे। मैं दीवार के साथ लगकर आगे खिसकने लगा। मैं 3-4 कोठरियों से आगे से गुजरा। उनके दरवाज़ों पर ताले लगे थे। ये बैरक गैराबाद थी। यहाँ कोई कैदी नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे इस बैरक से गुजरकर दूसरी बैरक के बरामदे में जाकर खोज लगाना चाहिए कि उधर भी कैदी हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगकर आगे खिसक रहा था। पिस्तौल वाला हाथ मैंने नेकर की जेब में कर लिया था। मैं अंधेरे में था। अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज़ की चाप सुनाई दी। बरामदे में दूर तक कोई इंसान नहीं था। फिर यह कदमों की चाप कहाँ से आ रही थी? मैं वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गया और पिस्तौल बाहर निकाल लिया। असल में मुँह से 3 कोठरियाँ छोड़कर एक जगह से जेना नीचे जाता था। ये आदमी उस जगह से बाहर निकला और मेरी तरफ आने की बजाय बरामदे की दूसरी तरफ चलने लगा। वो वर्दी में था और मुझे उसकी कमर के साथ लगे हुए चाबियों के गुच्छे की हल्की सी झनकार सुनाई दी। ये उसकी खुशनसीबी थी कि वो मेरी तरफ नहीं आया था, वरना वो मेरे खामोश जर्मन पिस्तौल की गोली का ज़रूर निशाना बन जाता। जब वो बरामदे वाली कोठरी के आखिर में पहुंचकर नीचे ज़मीन पर कूद गया तो मैं उठकर आगे बढ़ा। 4 कोठरियों के बाद बाएं जानिब एक तंग ज़ेना सा नीचे चला गया था। यकीनन नीचे कोई तहखाना या तहखाने थे और नीचे मुसल्ला गार्ड का होना भी ज़रूरी था। मैं दीवार के साथ लगकर ज़ेना नीचे उतरने लगा। 6-7 पथरीली सीढ़ियाँ थीं। आगे एक राहदारी बिल्कुल मेरे मुतवाज़ी होकर गुजर रही थी। यहाँ भी ऊपर की तरह राहदारी में मुझे कोई पहरेदार दिखाई न दिया। मैं आहिस्ता से दबे पाँव राहदारी में आकर दीवार के साथ लग गया। सामने वाली कोठड़ी पर भी ताला पड़ा हुआ था। ज़रा आगे चला तो एक कोठड़ी पर ताला नहीं था, उसका दरवाज़ा बंद था, मगर बाहर से कुंडी भी नहीं लगी थी। मैंने पाँव की मदद से दरवाजे का एक पट खोल दिया और उछलकर पीछे दीवार के साथ अंधेरे में पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया। कोठड़ी में से कोई बाहर ना निकला। मैं छलांग लगाकर कोठड़ी में घुस गया। कोठड़ी खाली थी। फर्श पर कोने में सूखी घास का ढेर लगा था। मैं कोठड़ी से बाहर निकलने लगा तो भारी कदमों की आवाज़ से राहदारी गूंज उठी। मैंने जल्दी से कोठड़ी का दरवाज़ा अंदर से खींचकर बंद कर लिया और दरवाजे के साथ कान लगाकर दम साधे खड़ा हो गया। भारी बूटों की आवाज़ ऊपर जाते ज़ेने के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने इब्रानी ज़बान में ज़रा सा ऊंची आवाज़ में कहा, आखिरी कोठड़ी बंद करके तुम भी बाहर आ जाना। फिर कोई ज़ेना चढ़ता हुआ बाहर चला गया। अब मुझे इस दूसरे मुहाफ़िज़ का इंतज़ार था जिसे आखिरी कोठड़ी बंद करके वापस जाना था। चंद सानियों के बाद राहदारी के दूसरे किनारे से भारी बूटों की आवाज़ करीब आने लगी। फिर यह आवाज़ भी ज़ेने के पत्थरों से गुजरकर बाहर जाकर गायब हो गई। जब पूरी तरह खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। राहदारी में अब कोई नहीं था, मगर बाहर से किसी न किसी मुहाफ़िज़ के अचानक आ जाने का धड़का बराबर लगा था। मैंने देखा कि आगे चंद कोठरियों पर ताले पड़े थे। मैंने एक कोठरी के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिया। अंदर अगर कोई होगा तो ज़रूर आवाज़ देगा और मुझे पता चल जाएगा कि अंदर कोई मर्द है या औरत है। पहली 2 कोठरियों में से कोई ना बोला। तीसरी कोठरी के दरवाजे पर आहिस्ता से उंगली मारी तो अंदर से गम में डूबी हुई किसी मर्द की आवाज़ आई, अब क्यों परेशान करने आए हो? मैं खामोशी से आगे गुजर गया और चौथे दरवाजे पर दस्तक दिया। किसी ने अंदर से नहायत शाइस्ता मगर कमज़ोर आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे आराम करने दो। 5वीं कोठरी के दरवाजे की दूसरी तरफ से भी किसी मर्द की आवाज़ थी। उसने गुस्से से मुझे दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया। आगे सिर्फ एक कोठरी थी। उस पर दस्तक दी तो कोई जवाब न आया। दूसरी बार दस्तक दी तो पहले वाली कोठरी से वही गुस्सैला कैदी बोला, वहाँ किसी आवाज़ दे रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि वहाँ कोई नहीं? दफ़ा हो जाओ। ये सारे सियासी कैदी ही हो सकते थे। इनमें सोनिया कहीं नहीं थी। मैं दबे पाँव चलता हुआ ज़ेने पर आया। फिर सीढ़ियाँ तय करते हुए बाहर बरामदे में आकर दोनों जानिब गौर से देखने लगा। बरामदा खाली था। एक मुहाफ़िज़ गश्त लगाता हुआ बाएं जाने वाली रोज पर नमूदार हुआ।
मैं जल्दी से पीछे हट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ सामने वाली बैरकों के बरामदे की तरफ चला गया। मैं जिस मकसद को लेकर आया था वो पूरा नहीं हुआ था। सोनिया तय खाने वाली बैरकों में भी नहीं थी। अब ख्याल आया कि इस तरह मैं सोनिया का कभी सुराग नहीं लगा सकूंगा। इस काम के लिए मुझे दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ेगी। अब मुझे जेल की चार दीवारी से बाहर निकलने का मरला दरपेश था। गंदे पानी वाले नाले का खोज लगाना नामुमकिन था। फिर भी मैं बरामदे में अकबी जानिब उतर कर जेल की दीवार की तरफ चला। मैं झुककर चल रहा था। यहाँ अंधेरा था। ये गैराज का अकबी हिस्सा था। मैं गैराज की अकबी दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर 50 फुट ऊंची दीवार की तरफ देखने लगा। बाहर वाले डिस्पोजल नाले का मंबे इसी जगह दीवार में कहीं था, मगर ये कैसे हो सकता था कि वहाँ लोहे का जंगला न लगा हुआ हो। असल में ये मुझे पहले सोचना चाहिए था, लेकिन सोनिया की तलाश के जज्बे और कुछ अपनी महारत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके यहाँ दाखिल हो गया था। इस तरह से मैं भी एक कैदी ही था, जेल से फरार होने के तरीकों पर गौर कर रहा था। कोने वाले बुलंद निगरान पोस्ट वाला बल्ब रोशन था। मुझे एक इसराइली सिपाही वहाँ स्टूल पर बैठा साफ नजर आ रहा था। मैं वापस गैराज में उसी ट्रक के पास आ गया जिसमें बैठकर यहाँ दाखिल हुआ था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। अगर सुबह हो जाती तो मैं यकीनन पकड़ा जाऊंगा और फिर मेरा अंजाम जाहिर था। मुझे पूप फटने से पहले पहले वहाँ से निकल जाना चाहिए था, मगर अभी तक मुझे कोई फरार का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया तो मैंने आखिर यही फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गंदे पानी के नाले में से ही निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जेल की दीवार की तरफ जाने के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे जेल का ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा बाएं जाने वाली दीवार की ओट में था और मुझे जेल का यह दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ दरवाजे पर लगी हुई रोशनी सामने वाले रास्ते पर पड़ रही थी। मैं ट्रक की ओट में आ गया। फिर मुझे एक वर्दी पोश मुसल्लम मुहाफ़िज नजर आया जो सामने वाले रास्ते में रुक गया। पीछे घूमकर उसने गेट के मुहाफ़िज को कदरे बुलंद आवाज़ में कहा कि दरवाज़ा खुला रखना, मैं जीप लेकर आता हूँ। यह शख्स गैराज की तरफ आ रहा था। मैं तेज़ी से ट्रक के नीचे हो गया। मुझे मुहाफ़िज की टांगें पीढ़ियों तक नजर आ रही थीं। मैंने एक मनसूबा सोच लिया था। मुहाफ़िज चंद कदम दूर एक जीप के पास आकर रुक गया। मैं साइलेंसर लगे पिस्तौल को मजबूती से थामे हुए गैराज के अंधेरे में उसकी जानिब रेंगने लगा। फर्श पर मेरे रेंगने से हल्की सी आवाज़ पैदा हुई तो मुहाफ़िज जीप में झुककर देखने की कोशिश करने लगा। उसका एक पहलू मेरी तरफ था। वह मुझसे बमुश्किल 4 कदमों के फासले पर था। मैं रेंगता हुआ जीप के बोनट की तरफ आ गया। अब मैं बेहद एहतियात से रेंग रहा था। उसकी स्टेन गन अभी तक उसकी बेल्ट से लटक रही थी। उसे उसने अपने हाथ में नहीं लिया था। मेरे लिए इससे सुनहरी मौका और कोई नहीं हो सकता था। मैं पाँव पर बैठ गया और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में चीते की तरह उस पर छलांग लगा दिया। इस बात का मैंने खास तौर पर ख्याल रखा कि उस पर गिरते वक्त मेरा बाजू उसकी गर्दन पर है। यह खास दाव था जो पीछे से दुश्मन पर किया जाता था। मेरी महारत और जुर्रत मेरे काम आई। वो मेरे बोझ से नीचे गिर गया। उसकी गर्दन मेरे आहनी बाजू के शिकंजे में थी और इससे पहले कि उसके हलक से कोई हल्की सी आवाज़ भी निकलती मैं उसे 2 झटके दे चुका था। ये झटके इस कदर शदीद थे कि मुहाफ़िज की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में ही ढले गई। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि वो मर चुका है तो मैंने तेज़ी से उसकी वर्दी उतार कर खुद पहन लिया। अपनी नेकर चप्पल और शर्ट को जेब में फेंका। सर पर उसका नीला हेड पहनकर जरा सा आगे को गया और जीप स्टार्ट करके जेल के गेट की तरफ बढ़ा। जेल का यह दूसरा और रकबी गेट था। उसका बड़ा गेट दूसरे रुख पर था। उस वक्त मेरा दिल दो एक बार जोर से धड़का था। साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल मैंने जीप के गियर बॉक्स के साथ ही नीचे रख दिया। मेरा रंग सांवला था। जिस मुहाफ़िज ने गेट के मुहाफ़िज को वापस आने के लिए कहा था उसका रंग गोरा था। मुहाफ़िज मेरे रंग से चौकन्ना होकर मुझ पर फायर कर सकता था, मगर मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं जीप को वहां से भगाकर भी नहीं ले जाना चाहता था। इस तरह से जेल की सिक्योरिटी फोर्स का अमला ज़रूर मेरा पीछा करता। मचान वाली चौकी की सर्च लाइट रोशन कर दी जाती और ख़तरे का अलार्म भी बोल उठता। इसलिए मुझे खामोशी से ही बाहर निकलना था, अगरचे इसमें मेरी जान जाने का भी खतरा था। मैं जीप को आहिस्ता आहिस्ता से चलाता हुआ दीवार का मोड़ काट कर दाएं जानिब घूमा तो सामने जेल का बड़ा दरवाज़ा था। उस दरवाजे पर ऊपर की जानिब आधे हिस्से में लोहे की चादरें लगी थीं। नीचे लोहे का जंगला था। उसका एक दरवाज़ा सिर्फ इतना खुला रखा गया था
कि उसमें से जीप गुजर जाए। मैं अगर चाहता तो जीप को वहाँ से तेज़ रफ्तारी से चलाकर फरार हो सकता था, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ क़यामत का शोर बर्पा हो जाता। गेट के पहरेदार को मुझ पर यकीनी शक पड़ जाता। इसके बावजूद मैंने यही कोशिश की कि जीप को गेट में से इस तरह ले चलूँ कि मुहाफ़िज़ को मुझे रोकने की ज़रूरत महसूस न हो। आखिर मैं जिस मुहाफ़िज़ के रूप में था, उसे गेट का पहरेदार बखूबी पहचानता था। इस कशमकश में जीप गेट के करीब पहुंची तो गेट का मुहाफ़िज़, जिसकी अस्तीन गन पीछे उसके कंधे पर लगी थी, सिगरेट के कश लगाता मामूल के मुताबिक दरवाजे के दरमियान में आकर रुक गया। शायद यहाँ उसे आते जाते अपने आदमियों को भी शनाख्ती कार्ड दिखाना होता था, क्योंकि जो ही मेरी जीप रुकी, मुहाफ़िज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविड, शनाख्ती कार्ड दिखाने की रस्म भी पूरी कर दो। मैंने ब्रेक लगा दिया और हेड को मज़ीद आंखों के आगे करते हुए गियर बॉक्स पर नीचे झुक गया। मुझे मुहाफ़िज़ संतरी के कदमों की आवाज़ जीप के दरवाजे के पास आकर रुकती महसूस हुई। तुम नीचे क्या कर रहे हो? संतरी ने मुझसे सवाल किया। मेरा जवाब मेरे खामोश पिस्तौल से निकली हुई एक मुहर्रक गोली थी, जो ठीक उसके दिल में जाकर पेवस्त हो चुकी थी। यह शायद दूसरी तरफ निकल भी गई थी, क्योंकि गोली मैंने बड़े क्लोजर रेंज से फायर की थी। यहूदी मुहाफ़िज़ पीछे को गिरने की बजाय आगे को गिरा और उसका मुंह जीप की खिड़की से टकराया और फिर एक तरफ को लुढ़क गया। मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैंने पहले वाले मुहाफ़िज़ की गर्दन पर भी हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ बाजू की मदद से उसकी गर्दन तोड़ डाली थी। मेरी उंगलियों के निशान लिए जा सकते थे। इस बात का एहतमाम मैंने जेल की चार दीवारी में दाखिल होते वक्त ही शुरू कर दिया था। दरवाज़ों को मैंने पाँव की ठोकर से खोला और बंद किया था। कोठरियों के दरवाज़ों पर भी उंगली को उल्टा करके दस्तक दी थी। मैं जीप को बड़े सुकून से निकाल कर गेट से बाहर ले गया। वहाँ के रात के मुहाफ़िज़ के सिवा दूसरा कोई मुहाफ़िज़ नहीं था। दीवार वाली चेक पोस्ट वहाँ से 60-70 गज के फासले पर थी और पोस्ट पर मौजूद संतरी की निगाह गेट पर मुश्किल ही से पड़ सकती थी। इलावाज़ी मुझे एहसास हुआ कि यह सारी कार्रवाई मामूल के मुताबिक थी। शायद यह मुहाफ़िज़ जीप लेकर रोज़ाना आधी रात के बाद किसी तरफ राउंड पर निकलता होगा। मैं जीप को ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता था। जेल की चार दीवारी से थोड़े फासले पर जंगल की शुरुआत हो जाती थी। मैंने जीप को वहाँ अंधेरे में रोक लिया, अपनी चप्पल, बुशर्ट और नेकर उठाकर बगल में दबाई और मुहाफ़िज़ ही की वर्दी में जीप से निकलकर जंगल के अंधेरे में घुस गया। मैं बूटों को कदरे घसीट कर चल रहा था ताकि मेरे बूटों के निशान फैलते जाएं। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दिया। मेरा रुख दाएं जानब था, जिधर खारदार तार की बाड़ के पीछे काड नाले के किनारे मैंने ऊंचे तोदे के पहलू में खुफिया लाद खोद रखी थी। यह इलाका मेरा देखा भाला नहीं था। यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। मैं उनमें से गुजरता हुआ आखिर खारदार तार की ऊंची बाड़ के पास पहुंच गया। मैं चट्टान वाली जगह से कसदन बाढ़ नहीं फलांगना चाहता था, क्योंकि मेरी मिट्टी के तोदे वाली खुफिया कमीगा इस चट्टान से ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं अपने पीछे निकली हुई फौजी पार्टी को उस तरफ नहीं ले जाना चाहता था। मेरे पाँव में फौजी बूट थे। मैंने नीली कमीज उतार कर उसको दो हिस्सों में फाड़ा, उनके रुमाल बनाकर अपने दोनों हाथों पर लपेटा और फौजी बूटों को खारदार तारों के हिस्सों पर रखता हुआ बाढ़ के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दिया। अपने कपड़ों वाली गठड़ी मैंने पहले ही दूसरी तरफ फेंक दी थी। यहाँ मैंने मुहाफ़िज़ की नीली वर्दी उतार कर अपने कपड़े पहन लिए, मगर चप्पल की बजाय फौजी बूट ही पहने रखे। अगरचे यहाँ छोटे छोटे पत्थर घास में बिखरे हुए थे, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि ज़मीन पर मेरी चप्पल का कहीं भी कोई निशान पड़े। मैं अंधेरे में झाड़ियों गढ़ों को फलंगता हुआ एक तरफ चला जा रहा था। मुहाफ़िज़ की वर्दी की गठड़ी भी अब मेरे पास ही थी। एक जगह मुझे अंधेरे में एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। मैंने मुहाफ़िज़ की वर्दी उसके हेट और बूटों समेत उस गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर इधर उधर सूखे पत्ते और दरख्तों की टूटी हुई शाखों को डालकर गड्ढे को तकरीबन भर दिया। अब मैं अपनी पुरानी बुशर्ट और नेकर में था। पाँव में चप्पल भी पहन ली थी। चट्टान की तरफ जाने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मैं दूसरी तरफ से होता हुआ जंगल के आखिरी किनारे पर आ गया। सामने समंदर की वसी चादर पर लहरों की हल्की हल्की सिलवटें पड़ रही थीं, जो सितारों की फीकी रोशनी में साहिल की तरफ आकर रेत पर बिछ जाती और हल्की हल्की झाग पैदा होती। अब मैं अपनी चप्पल से निजात हासिल करना चाहता था। यह बहुत बड़ा सबूत था। मुझे गुमान था कि जेब में मेरी चप्पल तलाश की जा सकती थी और मुझे बड़ी आसानी से गिरफ्तार करवा सकती थी। चुनाचे मैंने फैसला किया कि चप्पल मैं किसी जगह ज़मीन में दबाने की बजाय सुबह समंदर में फेंक दूंगा। आखिर मैंने यहूदियों के दो मुहावजों का खून किया था और सबसे बड़ी बात यह थी
कि उनकी शदीद सिक्योरिटी को तोड़कर उनकी जेल में दाखिल हो गया था। इसराइली सिक्योरिटी के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था और ज़ाहिर है वो लाश के मिलते ही बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाले थे। दूर से मुझे अपनी बस्ती की उभरती हुई झोंपड़ियों के खाके नजर आए तो मैंने चप्पल उतार कर बगल में दबाई और दबे पाँव अपनी झोंपड़ी के पास आ गया। मेरी झोंपड़ी का दरवाज़ा उसी तरह बंद था जिस तरह मैं उसे बंद करके गया था। मैं जर्मन पिस्तौल को किसी ऐसी जगह छुपा देना चाहता था जहाँ से सिक्योरिटी वाले उसे तलाश करने में कामयाब ना हो सकें। उसे झोंपड़ी के अंदर ज़मीन में दबाना भी ठीक नहीं था। मुझे यकीन था कि यहूदी सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही इन झोंपड़ियों को ज़मीन तक खोद डालेंगे। यह भी मुमकिन था कि सिक्योरिटी की शिकस्त और अपनी हजीमत को छुपाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री कमांड इस अजीम हादसे को दबा दे, किसी पर जहर न करे और उनकी इंटेलिजेंस अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर किसी बहाने तलाशियों और तहकीकात शुरू कर दे। बहरहाल पिस्तौल मैं अपने पास नहीं रख सकता था। मैं अभी तक झोंपड़ी के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। मैंने अंधेरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़े। मेरी झोंपड़ी से थोड़ी ही दूर गाय की चरनी थी। उसके पीछे केले के दरख्तों का एक पुराना झुंड था। यहाँ गाय के खुश्क ओपनों का ढेर पड़ा था। मैं अपनी झोंपड़ी में आ गया, वहाँ से खुरपी ली, ओपनों के ढेर के पास जाकर बैठ गया। बस्ती के सब लोग ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक जगह से ओपनों को परे हटाकर ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। करीबन 1 फुट गहरा गड्ढा खोदकर मैंने पिस्तौल को उसमें रखा और ऊपर 1-2 खुश्क ओपले रख दिए। गड्ढे की मिट्टी वापस गड्ढे में डालकर उसे बंद करके उस पर घास और खुश्क पत्ते बिखेरे और खुश्क ओपलों की ढेरी लगा दिया। इस काम से फारिग होकर मैं तेज़ी से वापस अपनी झोंपड़ी में आकर टाट के बिस्तर पर लेट गया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे सर पर से किसी ने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया हो। अब मुझे पसीना आ गया। मैंने बुशर्ट उतार दी और उससे पसीना पोंछने लगा। मच्छरों ने मुझे देखते ही यलगार शुरू कर दिया, मगर मैं एक बहुत बड़े तूफान से निकल कर आया था। इन मच्छरों को मैंने कोई अहमियत ना दी और सोने की कोशिश करने लगा। मेरा जिस्म थक कर चूर हो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं उस वक्त उठा जब बाहर काफ़ी दिन निकल आया था। मुझे रमिया दादा ने आकर जगाया। मैं अपने बंगले पर अपनी नौकरी पर ठीक वक्त पर पहुंचना चाहता था। मेरी ड्यूटी शुरू होने में 15 मिनट बाकी थे। रमिया दादा की बीवी सुखमनी ने चाय तैयार कर रखी थी। मैंने जल्दी जल्दी मुँह हाथ धोया और रमिया दादा के साथ अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। यहूदी सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर पहुंचते ही मैंने सबसे बड़ी तब्दीली महसूस की। वो ये थी कि मेरा साहब यानी यहूदी चीफ ऑफ सिक्योरिटी फोर्स मिस्टर बरसाम अपने बंगले पर मौजूद नहीं था। उसकी भारी भरकम नाटे कद की यहूदी बीवी अकेली नाश्ते की मेज़ के पास कॉफ़ी का मग सामने रखे कोई रिसाला सी पड़ रही थी। सिगरेट उसकी उंगलियों में सुलग रहा था। तामिल नौकरानी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मैंने रोज़ की तरह हाथ बांध कर प्रणाम किया। मैडम ने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसका चेहरा काफ़ी संजीदा लगा। कहने लगी, डीकर, आज साहब के लिए नाश्ता नहीं बनाना, उन्हें आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि सिक्योरिटी चीफ को आज क्यों जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है।